हेलो दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। और दोस्तों, ये कहानी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आप सुनकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ दोस्तों, आपका प्यार ढेर सारा मेरे ऊपर बरसाते रहना। चलो हम देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुरेश है। मैं अच्छे खासे खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए मेरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वैसे तो मेरे मम्मी डैडी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे मम्मी डैडी ने मेरे प्यार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरी दुनिया ही पलट कर रह गई। मेरे मम्मी डैडी ने अचानक से मुझे खबर सुनाई, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। मेरी माँ मुझे कहने लगी, बेटा, तेरी दादी की आखिरी इच्छा है कि तू अपनी बुआ की बेटी यानी कि लता से शादी कर ले। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने कॉलेज के एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसका नाम मंजू था। लेकिन अचानक मेरे माँ ने ऐसी खबर सुना दी कि मेरी दुनिया ही पलट कर रह गई। मैं कुछ सोचने और समझने के काबिल नहीं रहा। मैंने कभी भी अपने माँ का कहना टाला नहीं था। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया था। बचपन से लेकर आज तक जिस भी चीज़ पर मैंने उंगली रखी थी वो मेरे मॉम डैड ने मेरे सामने लाकर रख दी थी। इसलिए मैं पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होनहार और होशियार था। हमेशा मैंने कॉलेज में टॉप किया था। मेरे कॉलेज के सभी दोस्त भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने अपने दोस्तों के बिना एक दिन भी गुजारा नहीं था। मेरी मॉम डैड भी थोड़ा बहुत परेशान हो जाते, क्योंकि मैं हर वक्त अपने दोस्तों के साथ ही गुजारा करता। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था, इसलिए मेरे मॉम डैड को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। लेकिन आज मेरी मॉम डैड ने जो खबर सुनाई थी उससे तो मेरी दुनिया अलट पलट होकर रह गई थी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किस मुँह से ना कहूँ, क्योंकि मैंने अब तक मंजू के बारे में मेरे मॉम डैड से कोई भी बात नहीं की थी। क्योंकि मैं जानता था मेरे मॉम डैड मंजू को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे मॉम डैड की सोच थोड़ी सी हाई क्लास क्वालिटी वाली थी। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जैसे हम हैं, जैसा हमारा रहन सहन है, अगर वैसी ही बहू हमारे घर में आ जाए तो शायद वो हमारे साथ टिक सकती है, हमसे प्यार कर सकती है। अगर हम हमारे से ऊंचे दर्जे की बहू लेकर आए वो भी हमारे ऊपर रोब जताएगी, और अगर हम कम दर्जे की बहू लेकर आए तो वो भी वही हरकतें करेगी। क्योंकि मेरे माँ ने देखा था जितनी हम गरीब घर की लड़कियां लाते हैं वो अमीर परिवार देखकर बहुत जल्दी अपने आप में परिवर्तन कर लेती है और बहुत ही जल्दी अलग व्यवहार करने लग जाती है। इसलिए मेरे माँ को ना तो गरीब चाहिए थी और ना ही अमीर चाहिए थी। मंजू वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी। मैं मंजू से पहले साल से यानी कि फर्स्ट ईयर में जब गया था तब से ही प्यार करने लगा था। फर्स्ट ईयर में मेरे मॉम डैड ने दूसरे कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया था। मैंने 12th तक किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज गया वहाँ पर मैंने मंजू को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। मंजू दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सुशील, उसके सुनहरे लंबे बाल उसके कमर तक आते थे, और मंजू की आंखें ऐसी मोटी मोटी बादाम की तरह, मंजू के होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ। मैं मंजू की जितनी तारीफ करूँ उतनी तारीफ कम है। मंजू दुबली पतली नाजुक सी बहुत ही सुंदर लड़की, सुशील। कभी उसने किसी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखा था। पहले दिन ही मैं मंजू की सादगी देखकर उसके ऊपर पूरी तरीके से फिदा हो गया था। फर्स्ट ईयर का दिन था और पहला ही दिन था। मंजू को देखकर तो मैं घायल हो चुका था। मंजू और मैं एक ही क्लास में थे। मंजू आकर पहले ही टेबल पर बैठ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी मंजू के बाजू में जाकर बैठूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मंजू एकदम से सादे सिंपल तरीके से टीचर की ओर देखकर अपनी अपनी पढ़ाई कर रही थी। टीचर पढ़ा रहे थे लेकिन मेरा पूरा ध्यान मंजू के ऊपर ही था। मंजू बड़े गौर से जो टीचर पढ़ा रहे थे उसे देख रही थी, सुन रही थी और सब कुछ अपने नोटबुक में कॉपी कर रही थी, और मेरा ध्यान बस मंजू के ऊपर ही था। मैं बस अपने होठों को दबाते हुए बस मंजू को ही देख रहा था, क्योंकि पहली बार मुझे इतनी सुंदर, सुशील और इतनी प्यारी लड़की दिखाई दी थी। मैंने तो वैसे कई लड़कियां देखी थी, लेकिन आज तक किसी भी लड़की में मुझे वो दिलचस्पी नहीं दिखी। मेरे दिल की घंटी कहीं नहीं बजी जो मंजू को देखकर बज रही थी। आज मुझे मंजू से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। मंजू कैंटीन में चली गई। जैसे ही ब्रेक हुआ मंजू चली गई, मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने तुरंत ही एक कॉफ़ी का कप लिया और मंजू जिस टेबल पर बैठी थी वहाँ पर रख दिया और उसे कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ?
मंजू ने बस एक नज़र उठाकर मुझे देखा, कुछ भी नहीं कहा, खामोश हो गई। फिर भी मैंने दोबारा पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मंजू गुस्से से वहाँ से उठकर चली गई और मैं हाथ मलता उसी टेबल पर बैठ गया और अपना कॉफ़ी का कप ख़त्म करके फिर से अपने क्लास में आकर बैठ गया। दूसरा पीरियड चालू था। दूसरे पीरियड में भी मैं बस मंजू को ही देख रहा था। मंजू बस अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैंने नोटिस किया था मंजू की ना तो कोई यहाँ पर फ्रेंड बनी थी और ना ही मंजू किसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रही थी। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। देखते देखते ऐसे ही 5 दिन गुजर गए, लेकिन मेरी और मंजू की अब तक कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। एक दिन मंजू कैंटीन में थी और अपना टिफ़िन खोलकर खा रही थी। तब मैंने एक बर्गर लिया और दूसरे के साथ पिज़्ज़ा लिया और मैं मंजू के टेबल पर जाकर बैठ गया। उस दिन मैंने पूछा नहीं क्या मैं यहाँ पर बैठूँ, मैं सीधे से बैठ गया और मैंने उसे कहा, ये बर्गर तुम्हारे लिए। मंजू ने बस एक नज़र उठाकर मेरी ओर देखा और कहने लगी, आप होते कौन हो? मेरे आगे पीछे घूमने वाले और मुझे बिना मांगे बर्गर देने वाले? मैंने तुमसे मांगा था? मैंने मंजू का ये रूडली व्यवहार देखा तो थोड़ा सा सहम गया था। मुझे लगा मंजू बर्गर देखकर थोड़ा सा खुश हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों को बर्गर, पिज़्ज़ा ऐसी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन मंजू ने गुस्से से मेरा बर्गर मेरे ओर सरकाया और कहा, देखो दोबारा मेरे पीछे पीछे घूमने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे तरीके से देख रही हूँ। पहले दिन से ही तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन तुम जितना ज़्यादा मेरे पीछे पड़ोगे उतना ही अपना वक्त गवा दोगे, क्योंकि तुम्हें हासिल तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं ज़िंदगी में तुम्हारे हाथ में नहीं आऊँगी, क्योंकि जैसा तुम सोच रहे हो उस टाइप की मैं लड़की नहीं हूँ और मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। पहले लड़कियों के आगे पीछे घूमना, उन्हें कोई गिफ्ट देना और फिर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना और उनके साथ कुछ गलत सलत करके निकल जाना, यही तुम्हारी इच्छा है ना? लेकिन तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। कभी भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने लायक मैं बनूंगी नहीं, समझे? तुम चाहे महंगे से महंगा मेरे सामने तोहफा रखो, कई बर्गर रखो या कुछ भी करो, मैं कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर वहाँ पे मंजू ने जो अपना टिफ़िन बचा हुआ था वो भी पैक किया और वहाँ से चली गई। उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मंजू को किस टाइप से, किस कदर उससे बात करूँ। मेरे तो मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मंजू ने उस दिन सब कुछ जो भी अपने मन में आ रहा था बोल दिया था। कई दिन बीत गए। कई दिन बीत जाने के बाद मैंने मंजू का कभी पीछा नहीं किया। बस मैं शांत हो गया और एक कोने में बैठा अपनी अपनी पढ़ाई करता रहा। लेकिन मंजू की बातें, मंजू का व्यवहार मेरे दिल में अब एक कसक सी बनकर रह गया था। मैं मंजू से बात करना चाहता था। मैं मंजू को बताना चाहता था, मंजू मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गलत लड़का नहीं हूँ। तुम जो सोच रही हो लड़कों के बारे में, तुम्हारी जो सोच है वो गलत है। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और मैं मंजू से बस फ्रेंडशिप करना चाहता था। मेरे मन में मंजू के लिए कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं थी। हाँ, मुझे प्रेम तो हो गया था, लेकिन मेरा सच्चा प्रेम था। मैं मंजू के साथ कभी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तो करने की बात तो दूर की रही। मंजू एक दिन कैंटीन में बैठी हुई थी और जब मैंने मंजू को कैंटीन में देखा, अब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि कई महीने बीत चुके थे। मैं मंजू को बस देख ही रहा था और मैंने अपनी बेगुनाही उसके सामने साबित भी नहीं की थी। मैं सीधा गया और मंजू के सामने जाकर बैठ गया और मंजू से कहा, मंजू अगर तुम यहाँ से उठकर गई तो तुम्हें याद रखना, तुम्हारी माँ की कसम है। मंजू अपनी माँ की कसम सुनकर थोड़ा सा सहम गई और बैठ गई। कहने लगी, कहो क्या बात है? मेरे पास वैसे भी वक्त नहीं है। मैं इस कॉलेज में बस पढ़ाई के लिए आती हूँ, आवारागर्दी करने के लिए नहीं। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरीके से भांपती हूँ। तब मैंने चिल्लाकर मंजू से कहा, मंजू तुम क्या पागल लड़की हो क्या? तुम्हें मेरे अंदर ऐसी कौन सी आवारगी दिखती है? मैं तुम्हें आवारा दिखता हूँ? मैं आवारा के जैसे कपड़े पहनता हूँ? बताओ, मुझे देखो, एक नज़र मेरे ऊपर देखो और बताओ, क्या मैं तुम्हें आवारा लगता हूँ? मंजू ने पहली बार सर से लेकर पाँव तक मुझे निहारा था और फिर एकदम से शांत हो गई और नीचे बैठ गई। कहने लगी, कहो क्या बात है? अब मेरे पास सच में टाइम नहीं है। मैं यहाँ पे सच में पढ़ाई के लिए आती हूँ, आवारागर्दी करने के लिए नहीं। कहो क्या बात है? तब मैंने मंजू से उस दिन पहली बार कहा, देखो मंजू, तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं तुमसे पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी वक्त मैं दीवाना हुआ था। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को नज़र भरकर नहीं देखा था, लेकिन पहली बार मैंने तुम्हें नज़र भरकर देखा और अपना बनाना चाहा। मंजू, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। ये 6 महीनों में मैंने तुम्हें पूरी तरीके से भांप लिया है। तुम में एक भी ऐसी कोई गलत बात नहीं है जो दूसरी लड़कियों में होती है। जो लड़कियां अपने आप से लड़कों को अपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मेकअप करती है, क्या कुछ नहीं करती लड़कों को अपने और करने के लिए, लेकिन तुम एकदम से सादी भोली, तुम में सादगी कूट कूट कर भरी हुई है। और मंजू, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। उसने
मुझसे कहा, देखो तुम सच में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं बहुत गरीब घराने की लड़की हूँ और तुम्हें एक बात पता है, मैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती हूँ, उनका दुख बढ़ाना नहीं चाहती। इसलिए प्लीज़ तुम कितने भी अच्छे रहो या कुछ भी रहो, तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने माता पिता के लिए पढ़ लिख कर बहुत कुछ करना है, हम लोग गरीब है। उसने सीधे से कहा, साहब आप आपका रास्ता नापिए, मैं अपना रास्ता नापूंगी। लेकिन मैंने उसी वक्त मंजू का हाथ थामा और मंजू को कहा, मंजू एक नज़र मेरी ओर देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में बिल्कुल भी प्यार नज़र नहीं आता? मंजू ने कहा, नहीं। मैंने कहा, मंजू एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर तो देखो। मंजू ने पहली बार तो अपनी आंखें नीचे चुरा ली, फिर धीरे धीरे करके उसने मेरी आंखों में देखा और बस मेरी आंखों में ही खो गई। उस दिन मंजू ने कहा, हाँ मैं भी तुम्हें पहली बार देखकर पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। तुम्हारा रहन सहन सब कुछ, मैंने भी आज तक कभी किसी लड़के को नज़र उठाकर नहीं देखा था, लेकिन जब तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे थे तभी मैंने तुम्हें भाप लिया था। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कह नहीं सकती थी और अपने मैं मंजिल से हट नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी मंजिल बस मेरी पढ़ाई है और मेरा एम है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत कुछ करना है। इसलिए मैं अपना ध्यान किसी और के साथ भटकाना नहीं चाहती थी। पहली बार मंजू ने अपने प्यार का इजहार किया था और उस दिन से मेरी और मंजू की प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। मैंने भी कभी मंजू को तकलीफ नहीं दी। मंजू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार लड़की थी और मंजू जितनी होशियार थी, होनहार थी, उतनी ही ज़्यादा काम में चंचल थी। एक दिन मैं मंजू के घर गया था। मंजू ने अपने माता पिता से मुझे मिलवाया था। मंजू ने कहा, ये मेरा क्लासमेट है, बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे पढ़ाई में ढेर सारी हेल्प करता है। इस कदर उसने अपने माता पिता से मुझे मिलवाया था। मुझे मंजू के घर जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उनके छोटे छोटे 2 कमरे थे। एक कमरे में किचन था और दूसरी ओर उनका हॉल टाइप कुछ था, जिसमें टीवी, एक सोफ़ा और कुछ ऐसा बैठने के लिए 1-2 चेयर रखी हुई थी। वहाँ पर मैं बैठ गया। मंजू ने जाते ही मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आई थी। मैंने मंजू को कई बार मना किया, लेकिन मंजू कहने लगी, नहीं, जो भी हमारे घर में पहली बार आता है हम उसे चाय पिलाए बिना जाने नहीं देते हैं। अरे चाय तो क्या, हम लोग उन्हें नहलाकर भेजेंगे चाय से, हम लोग ऐसे इंसान हैं। अच्छा, मैं मुस्कुराया था। मुझे मंजू का व्यवहार, मंजू के माता पिता का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। मंजू के पिता भी तब तक काम से कहीं से लौटे थे, बहुत थके हारे लग रहे थे। सादे सिंपल कपड़े थे, पसीने से तरबदर थे। मेरे पापा तो आते ही पहले एसी ऑन करते हैं और फिर कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत नहाने के लिए चले जाते हैं। मैंने देखा कि मंजू के पापा आ गए, आकर बैठ गए और बैठने के बाद बस हाथ पैर मुँह धोकर आए और कहने लगे, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। शायद उसके पापा कुछ कड़ी मेहनत करके आ रहे थे। मैंने मंजू से कहा, मंजू मैं चलता हूँ। मंजू की माँ कहने लगी, अरे बेटा, पहली बार तुम हमारे घर आए हो, तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगे। मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं खाना नहीं खा सकता। मंजू की माँ ने मुझे बहुत ज़बरदस्ती की। कहने लगी, देखो बेटा, जो भी हमारे घर पर खाने के वक्त आता है हम उसे बिना खाना खिलाए भेजती नहीं है, और तुम तो हमारे अपने हो, मेरी बेटी के इतने अच्छे दोस्त हो जो उसे हर वक्त पढ़ाई में मदद करते हो। चलो बैठो, हाथ मुँह धो लो। मैं तुरंत ही हाथ मुँह धोकर बैठ गया था। मुझे उस दिन का खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज और पहली बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। मंजू की माँ ने कोई हरी सब्जी और रोटी दाल चावल बनाई थी। मैंने उस दिन पेट भर के खाना खाया था और उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। कहते हैं ना, खाना दिल तक दिमाग तक चला जाता है और उसमें ही सारा प्यार उतर आता है। मंजू की माँ ने बड़े प्यार से परोसा था। बहुत ही सादा सिंपल पतली सी दाल थी और मैंने दाल चावल खाए और एक सब्जी। मैं कभी भी एक सब्जी के ऊपर नहीं उठता था। मेरे घर में मेरे कई नखरे, मुझे एक साथ 3-4 सब्जी लगती थी। आज मैंने पहली बार बस एक ही सब्जी से 2 रोटियां खाई थी, दाल चावल खाई थी। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मंजू ने कहा, कैसा लगा हमारे घर का खाना? सादा सिंपल, तुम्हारी यहाँ की तरह तो नहीं है। तुम्हारे यहाँ पर 5 पकवान होते हैं, 5 भोग होते हैं। मैंने कहा, नहीं मंजू, आज वो 5 भोग तुम्हारे इस खाने के आगे फीके पड़ गए हैं। बहुत ही लजीज खाना था। मंजू ने सारे खाने के बर्तन उठा दिए थे। बहुत प्यार से खाना हो गया। मंजू की माँ ने खाना होने के बाद शिरा एक प्लेट में निकाल कर दिया, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। हम में रवा कहते हैं, कोई उसे कुछ और कहता है तो कोई उसे कुछ और कहता है, कोई हलवा कहता है। मैंने वो हलवा खाया। मुझे हलवे में भी बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा था, जो कि एक प्यार का था। उस दिन मंजू ने मुझे बहुत प्यार से विदा किया था और मैं जब अपने घर पहुंचा, मैंने माँ को मंजू के बारे में बताना तो सोचा, लेकिन फिर से मुझे मेरी माँ की कुछ बातें याद आ गई। मेरी माँ हमेशा से बातों ही बातों में कहती थी,
देखो बेटा, जब भी मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी ऐसे घर में करवाऊंगी जो कि हमारे घर की बहू होगी, वो बस हमारी तरह ही होगी। उसका रहन सहन हर चीज़, यानी कि ना तो हम गरीब थे और ना ही बहुत अमीर, लेकिन हम अमीरों में ही अपने आप को गिना करते थे। मैंने उस दिन अपने आप को कंट्रोल किया और मंजू के बारे में अपने आप को कंट्रोल किया, और उस दिन मंजू के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। सोचा जब अच्छा वक्त आएगा तब मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में था और मेरी शादी को अभी 4-5 साल तो आराम से है। इसलिए मैंने सोचा चलो जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे चलते जाएंगे। फिर इसी तरह 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। जब 3 साल पूरे हो गए, अचानक से मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी, और जब मेरी दादी बीमार रहने लगी तब मेरी बुआ ज़्यादा मेरी दादी से मिलने के लिए हमारे घर पर आने लगी। वैसे तो मेरे पापा मेरी दादी का सब कुछ देखते थे, यानी कि उनका जो हॉस्पिटल का खर्चा, सब, उनका खाना पीना कपड़ा सब कुछ। वैसे तो मेरे बड़े चाचा भी थे, लेकिन मेरे बड़े चाचा ने कभी दादी को या मेरे दादाजी को पलटकर नहीं देखा था। दादाजी का देहांत होकर 5 साल बीत चुके थे। जब से दादाजी का देहांत हुआ था तब से दादी जी थोड़ी सी बीमार रहने लगी थी। वैसे तो मेरी दादी हट्टी कट्टी थी, खाना पीना भी बहुत अच्छे से खा रही थी, लेकिन इन 4-5 सालों में दादी ने अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर बना लिया था। और फिर एक दिन दादी मुझसे मेरे पास बैठकर कहने लगी, देखो सुरेश, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी बड़ी बुआ, उनकी लड़की लता है, उससे शादी करो। मैं ये सारी बातें सुनकर बहुत शौक हो गया था। उस दिन मैंने वो बात मजाक में ली थी और कहा, दादी जी आप बीमार हो गई है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है दवाई का डोज ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। ठीक है दादी, मैं बाद में आता हूँ, ऐसा कहकर मैं वहाँ से निकल गया था। लेकिन जब आज मम्मी पापा ने मेरे सामने ये बात रखी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जोर का झटका लगा था। मैं मम्मी पापा को ना भी नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने मम्मी पापा को कहा, मम्मी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको समझूँ, वो कैसी है कैसी नहीं। मैं तुरंत उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। तब माँ कहने लगी, नहीं बेटा, दादी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कभी भी दादी का कुछ भी कम ज़्यादा हो सकता है, तू जल्द से जल्द लता से शादी कर। मैंने उस दिन माँ को मना तो किया था, लेकिन फिर भी माँ मानी नहीं और ज़बरदस्ती शाम में लता को हमारे घर पर बुला लिया गया। लता और उसकी माँ यानी कि मेरी बड़ी बुआ हमारे घर चले आए। बुआ तो लता को छोड़कर दादी से मिलकर कुछ देर बातें कर कर खाना वाना खाकर कुछ खाना पैक करके लेकर चली गई थी, लेकिन लता 2-3 दिन के लिए हमारे यहाँ पर ही रुकने वाली थी। अभी दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल जाने वाले थे, क्योंकि लता पहली बार हमारे घर पर रहने आई थी। लता के नखरे लटके झटके देखकर मेरे मॉम डैड भी और मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गए थे, क्योंकि मेरी मॉम भी ज़्यादा हाईफाई नहीं थी, सिंपल ही थी, बस उनकी सोच थोड़ी सी हाई थी, लेकिन उन्हें बहू ऐसी कभी भी नहीं चाहिए थी। लता के व्यवहार में कुछ ज़्यादा ही बदलाव था। लता ने खाना भी नहीं निकाला था। मेरी माँ ने लता से कहा, लता चलो बेटा हम टेबल पर खाना लगाते हैं। लता अपने फ़ोन में ही बिजी थी। लता को मेरी माँ ने 3 बार कहा, लता सुनाई नहीं दे रहा बेटा, लेकिन लता ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं खुद उठकर अपने मॉम की हेल्प करने के लिए चला गया। मैंने सारा खाना मेरे मॉम के साथ से लिया और मैंने बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। तब भी लता अपने फ़ोन में ही किसी से चैट कर रही थी। मैंने अच्छे तरीके से नोटिस किया था, लता ने उस नंबर को किसी सोलमेट के नाम से सेव किया हुआ था और उसके आगे 2 दिल बनाए हुए थे और एक उम्मा यानी कि जो चुम्मा लेते हैं वैसा वाला कुछ सिंबल बना हुआ था। मैंने उस वक्त ज़्यादा नोटिस नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल में तो लता से शादी करने का कोई भी इरादा नहीं था, और चाहे कुछ भी हो मैं लता से शादी तो करने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी मॉम डैड की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से मुझे लता से शादी मजबूरन करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब मैं आगे सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देने वाला था, क्योंकि भगवान ही मेरा सहारा था और भगवान हमारे प्यार को मिलाने वाला था, क्योंकि मैं मंजू से प्यार करता था, लता से नहीं। लेकिन आगे जाने भगवान क्या करने वाला था। मेरे मॉम ने 3 बार लता से कहा था कि लता खाना निकालो, लता ने सुना नहीं। मैंने मेरी मॉम की हेल्प की और सारा खाना टेबल पर ला कर रख दिया। खाना परोसा भी गया, लेकिन फिर भी लता का ध्यान बिल्कुल वो खाने पर नहीं था। लता जो 1-2 निवाले मुंह में डाल रही थी उसमें भी सारा ध्यान वो फ़ोन में ही लगा रही थी। तब मेरी दादी टेबल पर बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। मेरी दादी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी कि मेरी दादी सो करी थी। मेरी दादी बाहर हॉल में आती, हम लोगों के साथ खाना वाना खाती। दादी ने लता से कहा, लता तेरी समझ में आ रहा है, तू खाना खा रही है और अभी भी फ़ोन में ही देख रही है, तो पहले खाना ख़त्म कर, उसके बाद तू फ़ोन में देख, और याद रखना खाना खाते समय मुझे फ़ोन में देखा हुआ पसंद नहीं। मेरे दादी ने उस वक्त उसे डांट लगाई थी।
लता ने अपना मुंह टेढ़ा किया और फ़ोन साइड में रख दिया और खाना खाया। खाते समय भी वो नखरा कर रही थी। उसने आधा खाना ऐसे ही छोड़ दिया। मेरी माँ ने कहा, लता बेटा, ऐसे खाना अधूरा छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, पाप होता है, पाप लगता है। और लड़कियां तो बिल्कुल भी अपना खाना ऐसे नहीं छोड़ती। लड़कियों में नज़ाकत होनी चाहिए, लड़कियों में समझ होनी चाहिए। तब उसने मेरी माँ को पलटकर जवाब दिया, देखो, तुम जितना ज़्यादा अपने आप को होशियार समझती हो ना, तुम उतनी ज़्यादा होशियार नहीं, समझी ना मामी। ये व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब मैंने तुरंत ही चिल्लाकर लता से कहा, लता, अपनी मुंह संभालो। तुम्हें पता है मैं भी कभी अपने माँ से उल्टी जवाब में बात नहीं करता, और तुम मेरी माँ को उल्टा जवाब दे रही हो। वो कहने लगी, उल्टा जवाब? मैं तो ऐसी बातें रोज ही मेरी माँ को करती हूँ। तो ये भी तो मेरी होने वाली सासू माँ ही है ना, तो माँ से करो या सासू माँ से करो, क्या फ़र्क पड़ता है? और इसमें उल्टी बात कौन सी है? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारी माँ जितना अपने आप को होशियार समझती है उतनी है नहीं। और वैसे भी देखो, मुझे ना तुम सब लोग ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश मत करो। तब तक लता की दादी लता का हाथ दबाती है और उसे कहती है, खामोश बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर चलो। तुरंत ही दादी और लता बेडरूम के अंदर चले जाते हैं। दादी बहुत देर तक लता को पता नहीं क्या बात कहती है और दोनों में क्या खिचड़ी पकती है। लता तुरंत ही बाहर आती है तो अपनी सर पर दुपट्टा लेती है और आते ही मेरी मम्मी पापा के पाँव छूने लगती है। ये सब कुछ देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि लता का व्यवहार थोड़ी देर पहले तो कुछ और था और अब अचानक से लता का व्यवहार इतना कैसा बदल गया था। उसने तुरंत ही मेरी मम्मी से कहा, मम्मी जी पीछे हटिए, मैं ये सब कुछ समेट लेती हूँ, आप जाकर आराम करिए, मैं बर्तन वगैरह ठीक से कर लेती हूँ। मैं तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा था। लता ने तुरंत ही टेबल पे का सारा सामान उठाकर अंदर रख दिया। सारे बर्तन वर्तन क्लीन करके, किचन क्लीन करके वो आराम से फिर से बाहर आकर बैठ गई और उसने कई देर तक अपना फ़ोन भी नहीं लिया। गुमसुम सी पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या और क्यों हो गया था, लेकिन कुछ ना कुछ तो था जो खिचड़ी पक रही थी। मैं तुरंत ही दादी के पास चला गया और मैंने दादी से पूछा, दादी आपने ऐसा लता के ऊपर क्या जादू किया जो लता एकदम से संभल गई और लता एकदम से तमीज़दार बन गई? दादी कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, मैंने बस उसे इतना समझाया कि तू एक लड़की है और तू इस घर की बहू होने वाली है, तो अपने सास ससुर, अपने होने वाले पति और अपने ससुराल के लोगों से किस कदर रहना चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए, बस मैंने उसे इतना ही समझाया। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि लता बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और अकड़ू टाइप की लड़की है, जो इतनी आसानी से इतने कम समय में बात मानने वाली नहीं थी। बात कुछ और ही थी जो कि दादी मुझे बता नहीं रही थी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, इसलिए मैं बाहर निकल गया। मेरा लास्ट ईयर था और अब ये लास्ट ईयर ख़त्म होने वाला था। एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आने वाले थे। फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर मैं कहीं जॉब पर भी लगने वाला था। देखते देखते दिन यूं ही बीतते चले गए। लता का व्यवहार हमारे घर में सबके प्रति अच्छा चलता रहा। मैं मंजू को ये सब कुछ बताने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था और मेरा मन मान भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके मंजू को ये सारी बातें बताई। मंजू को कहा, मंजू, मेरी दादी की आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी बुआ की लड़की लता से शादी करूं। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं मेरे मम्मी पापा के आगे नहीं जा सकता। मैं उससे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंसा हूं। बस भगवान से यही दुआ करता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए, मेरी और लता की शादी टूट जाए और मैं कभी भी लता का मुंह तक ना देखूं, क्योंकि मुझे लता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तन मन धन हर टाइप से तुम्हारा हो चुका हूँ। मंजू, बताओ ना मैं क्या करूँ। मंजू को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया। मंजू के हाथ काँप रहे थे, मंजू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मंजू कहने लगी, देखो सुरेश, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि मेरा क्या होगा। हम 3 साल से एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। तुम चाहे लता से प्यार करो या किसी से भी प्यार करो या शादी करो, लेकिन याद रखना, अब जिंदगी भर मैं तुम्हारे अलावा किसी का नाम तक नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तन मन धन से तेरी हो चुकी हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस मैं भी ये सारे फैसले भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन इतना कहती हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करूँगी
और जब मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो तुम्हें पता है मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दिया है और मैंने मेरे मम्मी पापा को भी जैसे तैसे कन्विंस कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। तुम्हें तो पता है ना, पहले मेरे मम्मी पापा माने नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने कई मिन्नतें करके कई जतन जताकर मैंने मेरे माँ बाप को तुमसे शादी करने के लिए मना लिया था। उन्होंने पहले ही कहा था कि अमीर घर के लड़के ऐसे ही होते हैं, पहले लड़कियों को प्यार के जाल में फांसते हैं, फिर उनका संभोग करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। तुमने भी वैसे ही किया सुरेश, तुमने भी वैसे ही किया। अगर तुम मर्द होते ना तो अपने माँ बाप के मुंह पर कह देते कि तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं और तुम उससे कभी भी शादी नहीं करना चाहते। तुम्हारी दादी तो कुछ ही दिनों में चली जाएगी, ठीक है, उनके आखिरी इच्छा यही थी ना कि तुम किसी से शादी करो, तो तुम मुझसे क्यों नहीं कर सकते, बुआ की बेटी से ही क्यों? कभी अपने दिमाग से सोचो तो सही कि सब कुछ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तुम भी वैसे ही निकले सुरेश, जो आम लड़का होता है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मेरे शरीर के साथ, मेरे दिल के साथ, हर चीज़ के साथ खिलवाड़ किया सुरेश। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी सुरेश। वहाँ से मंजू रोते हुए चली गई और आज मंजू को जाकर पूरे 2 महीने हो गए हैं। मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, मंजू ने जैसे तैसे एग्ज़ाम दी, लेकिन उसके बाद से मुझे मंजू कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैं मंजू के घर पर भी चला गया, लेकिन वो लोग पता नहीं रूम चेंज करके कहीं चले गए थे, क्योंकि जहाँ पर मंजू रह रही थी उनका अपना खुद का घर नहीं था, वो भाड़े का घर था। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। मैंने पूरे घर या पूरे मोहल्ले या पूरे सब तरफ मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो पूरे शहर में भी कहीं नहीं थे। शायद वो शहर छोड़कर कहीं और चले गए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। सच में आज मुझे ऐसा लग रहा था सच में मैं मर्द नहीं हूँ, नामर्द हूँ, जो अपने मम्मी पापा को मैं कह नहीं सकता कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने आज ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो, मैं घर जाकर मम्मी से कहूँगा कि मम्मी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा था। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं ड्रिंक करने के लिए बैठा हुआ था। मैं एक बार में पहुँचा। बार में पहुँचकर मैंने इतनी शराब पी, इतनी शराब की कि मुझे कुछ भी आगे का दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। लता ने ही दरवाज़ा खोला था। लता ने मेरी यह हालत देखी तो थोड़ा सा घबरा गई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे किसी साजिश की बू आ रही हो। उसने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर अपना कंधा रखा और तुरंत ही मुझे सहारा देते हुए वो अंदर लेकर आई। मैं डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा सर घूम रहा था, मुझे ओमिट की तरह फील हो रहा था। लता ने तुरंत ही मेरे मम्मी पापा को बुलाया। मेरे मम्मी पापा ने मेरी हालत देखी तो मेरी मम्मी पास में आकर तुरंत मेरी मम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगाया और कहा, तू शराब पीकर आया है? तुझे शर्म नहीं आती कि घर में जवान लड़की आई हुई है, माँ है, बाप है, और तू सबके सामने शराब पीकर आया है? यही दिन देखने के लिए हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ ने उस वक्त बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई, लेकिन मुझे बस सुनाई दे रहा था, ना तो कुछ समझ आ रहा था और ना ही मैं कुछ रिएक्ट कर सकता था। जैसे तैसे मेरी माँ ने 2 निवाले मेरे मुंह में डाल दिए, क्योंकि मेरी माँ मुझे बिना खाना खाए सोने नहीं देती थी। मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे खाना खिलाया। मेरी माँ ने ही मेरे जूते वगैरह उतार कर रख दिए थे। जैसे तैसे मेरे माँ ने और लता ने मुझे सहारा दिया और मैं बेडरूम में जाकर सो गया। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुबह जब मैं उठा तो मेरा सर बहुत तेज़ी से घूम रहा था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं था कि कल क्या हो गया। बस इतना याद था कि मंजू रोते हुए मुझे छोड़कर चली गई थी और उसी चक्कर में ये सब कुछ हो रहा था। कई दिन बीत गए। अब मुझे रोज़ ही ड्रिंक करने की आदत लग चुकी थी, क्योंकि मुझे रातों में नींद नहीं आती। हर रात मुझे मंजू की याद सताती, इसलिए मैं ढेर सारा ड्रिंक करता और घर पर जाकर बदहवासी से सो जाता। मुझे घर पर आने के बाद कुछ याद नहीं रहता कि मैंने क्या खाया, कब सोया, मुझे कुछ होश नहीं रहता और मैं होश में रहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं मंजू की याद में पूरी तरीके से खो चुका था। मैंने इतनी अच्छी प्यारी लड़की को खो दिया था, वो भी इस लता के चक्कर में। धीरे धीरे लता फिर से अपने नए रूप में आने लगी थी। लता अब नए नए कपड़े अलग अलग टाइप के पहनती और कहीं घूमने के लिए चली जाती। मेरे मम्मी डैडी भी उसे कुछ नहीं कहते। मेरी दादी जोर ज़बरदस्ती कर रही थी। मेरे मम्मी पापा को कह रही थी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसकी यानी लता की और सुरेश की शादी की जाए। मेरी मम्मी पापा ने अच्छी तरीके से भाप लिया था कि लता उनके घर की बहू बनने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लता की जो माँ आती थी वो दादी को कुछ बोलकर चली जाती थी। उसके बाद दादी और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लग जाती और दादी के चक्कर में आकर मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत ज़्यादा
ज़बरदस्ती करने लगते कि बेटा होश में रहो, तुम्हें लता से अब शादी करनी है। मेरी और लता की शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मंजू को पूरे शहर में ढूंढा था, आजू बाजू जितने भी छोटे छोटे इलाके होते हैं वहां पर भी मैंने ढूंढा, लेकिन मंजू मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मेरी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं लता से तो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं एक दिन घर के बाहर ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था और मैंने आज मेरे एक दोस्त से बात की और उसे कहा कि यार, आज मुझे कुछ भी हो थोड़ा जल्दी ड्रिंक करनी है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं क्या करूं। दोस्त कहने लगा, यार दिन में कोई शराब पीता है? शराब पीने का मज़ा तो रात में ही होता है, लेकिन चल कोई बात नहीं। दोपहर के 2:30 बज रहे थे और 2:30 बजे मैं और मेरा दोस्त एक बार में चले गए। बार में बैठकर मैं और मेरा दोस्त शराब पी रहे थे। अभी मेरा दूसरा ही पैक चल रहा था। तब तक कहीं से कुछ कांच गिरने की आवाज़ आई और वहाँ से मुझे किसी लड़की की भी आवाज़ आई। मैंने वो लड़की की आवाज़ तुरंत पहचान ली। ऐसा लग रहा था कि वो लता की आवाज़ है। मैंने अपने दोस्त से भी कहा, यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरी बुआ की लड़की लता की आवाज़ है। दोस्त हंस दिया और कहने लगा, पागल हो गया है क्या? यहाँ पे कोई अच्छी घर की लड़कियाँ नहीं आती है, यहाँ पर बस कॉल गर्ल्स आती है। तुझे पता है यहाँ पर लड़कियाँ बस काम करती है, पैसा लेती है और चली जाती है। पागल मत बन, अपनी घर की इज्जत ऐसी उछाल मत। मेरे दोस्त ने उस वक्त मुझे डांट फटकार लगाई और कहने लगा, पीने का मज़ा ज़्यादा किरकिरा मत कर, चल अब हम पीते हैं और फिर घर निकल जाते हैं। तुझे जल्दी घर जाना है ना, पता नहीं आज तुझे क्या कहना है। लेकिन फिर दोबारा से मुझे लता के चीखने की आवाज़ आई। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ, तो बैठ जा। अभी मेरे 2 ही पैक हो गए थे, मुझे इतनी ड्रिंक चढ़ी भी नहीं थी। मैं धीरे धीरे करके यहाँ वहाँ आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। वहाँ पे छोटे छोटे रूम पीछे की साइड में बने हुए थे, जहाँ पर कई लड़के और लड़कियाँ वो सब कुछ कर रही थी। तब मेरे दोस्त ने और एक बात बताई थी कि यहाँ पर किराए पर रूम भी मिलती है, कुछ देर के लिए काम करते हैं और लड़का लड़की अपने घर चले जाते हैं। तब अचानक से मेरी नज़र एक पर्दे के पीछे चली गई। वहाँ पर पर्दा था और मैंने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो लड़का और एक लड़की थे। मैंने उन्हें ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो पूरे अधनंगे कपड़ों में थे, यानी कि ऐसा समझो बिना कपड़ों के ही थे। लड़की तो पूरी बिना कपड़ों की खड़ी हुई थी और लड़का उसके पीछे आधे कपड़े में खड़ा हुआ उसके जिस्म पे अपने हाथ फेर रहा था। फिर अचानक से उसने उस लड़की को पलटकर अपने सीने से लगा लिया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लता थी। मैं तुरंत ही पर्दे के आड़ छुप गया और मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन में वो सारी रिकॉर्डिंग की। मुझे रिकॉर्ड करते हुए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि एक लड़की की इज्जत मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे फ़ोन से किसी ने देख लिया तो क्या होगा। लेकिन मैंने उस वक्त सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और सीधा मैं घर चला आया। घर पर आते ही लता घर में मौजूद नहीं थी। लता घर में नहीं थी तो मैंने दादी से पूछा, दादी लता कहाँ चली गई है? दादी कहने लगी, अरे वो तो मार्केट गई है ना। मैंने मॉम से भी पूछा, मॉम लता कहाँ गई है? तो मॉम कह रही थी कि लता रोज़ ही इसी वक्त घर से बाहर जाती है, 2 बजे जाती है और तो आने के पहले 6 बजे घर में वापस चली आती है। मैं उसे रोज़ पूछती हूँ कहाँ जाती है, तो वो कहती है मेरा घर में मन नहीं लगता, इसलिए मैं सब्जियाँ वगैरह खरीदती हूँ और फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ, थोड़ा मूवीज़ वगैरह कुछ टाइम पास करती हूँ और फिर घर आती हूँ। इसलिए हम भी उससे ज़्यादा कुछ कहते नहीं, क्योंकि घर में उसकी कोई सहेली भी है नहीं और मैं भी ज़्यादा उससे बात नहीं करती, इसलिए मैं ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, उसे जाने देती हूँ। वैसे भी लड़की अच्छी है, सुधर चुकी है, अब घर में उल्टी बात भी नहीं करती है, घर का काम भी करती है। अब उसे ज़्यादा सख्ती में रखना भी अच्छी बात नहीं है ना। और वैसे भी मेरी माँ बहुत अच्छे ख्यालात तक की थी, कभी मेरी माँ ने किसी लड़की पर गलत उंगली नहीं उठाई थी। इसलिए मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा और कहा, होगी आ जाएगी अभी, तू टेंशन मत ले। और आज तू जल्दी कैसे आ गया और आज तूने ड्रिंक नहीं की? क्या बात है, मेरा बेटा सुधर गया। मेरी माँ ने मेरी बलाइयाँ ली और मेरी माँ मुझे लेकर कमरे में चली गई और कहने लगी, बेटा देख मुझे माफ़ कर, मैं तेरे दादी के चक्कर में आकर तेरी शादी लता से करवा रही हूँ। मैं भी तेरा बुरा नहीं चाहती, लेकिन तेरी दादी की आखिरी इच्छा है। अगर तेरी दादी ये इच्छा लेकर मर गई तो कभी तू सुखी नहीं रहेगा और मैं नहीं चाहती कि तेरा सुख बर्बाद हो। तेरे पापा भी यही चाहते हैं कि तू हमेशा सुखी रहे और तेरी दादी की आखिरी इच्छा पूरी हो। मैंने मेरी माँ को सब कुछ बात करने दी। कुछ देर बीत गई, शाम के 6 बज रहे थे। लता बाहर से अंदर आई और आते ही उसने अपने सर पर दुपट्टा लिया और मेरे माँ के और पापा के पैर छुए
और फिर दादी के कमरे में चली गई। दादी से कुछ उसने खुसफुसाहट की और फिर बाहर चली आई। किचन में जाकर फिर से वही ड्रामा उसने शुरू किया, चाय बनाना, खाना बनाना, ये सब कुछ। आज लेकिन लता के तेवर कुछ बदले हुए थे, लेकिन मेरे सर में जो गुस्सा था, जो जलन थी, जो आग थी, आज मैं सबके सामने वो सब कुछ लाना चाहता था। मैं तुरंत किचन में गया, लता का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचकर लाया और तुरंत ही मैंने लता की माँ को कॉल किया। लता की माँ तुरंत ही घबरा कर आई। लता के पापा, लता के 2 बड़े भाई भी आए थे। लता सब में छोटी थी। सब लोगों को मैंने सामने खड़ा किया और सबके आगे मैंने लता के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। लता रोने लगी, कहने लगी, क्या हो गया है? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे मार रहे हो? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तब तक तुम अपना हक जता रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लता तुरंत ही दौड़कर फिर से मेरे ऊपर भी हाथ उठाने लगी। तब तक मेरे माँ ने उसका हाथ रोक लिया और लता के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगी, तमीज़ में रहे लड़की, तमीज़ में रहे। देखो, हमारे यहाँ पर रिवाज है कि हमारे जैसी ही लड़कियां हम बहू बनाकर लाती है। तुझे बहू बनाने का हमारा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन तेरी दादी ने ज़बरदस्ती की। ठीक है, हमने वो भी बात मान ली और आज तो मेरे बेटे पर ही हाथ उठा रही है, वो भी सबके आगे। तब मेरे माँ ने मेरे हाथ से फ़ोन छीना और सबको वो फ़ोन में का सब कुछ दिखा दिया। मेरी माँ वैसे तो दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मेरी माँ को दिखाना पड़ा। मेरी माँ ने सब कुछ दिखाया और कहा कि लता कभी भी मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। तब लता की माँ लता के पास आई और जोरदार थप्पड़ लता के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, लता क्यों? तुझे तो मैंने इतना अच्छा लड़का ढूंढ कर दिया था ना, फिर तूने क्यों ये सब कुछ किया? तब लता जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, माँ तुम सब लोग बहुत ज़्यादा बुरे लोग हो। तुमने कभी भी मेरी फीलिंग की कदर नहीं की, मुझसे पूछा नहीं क्या मैं ये शादी करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। तुमने और दादी ने मिलकर खिचड़ी पकाई और मेरी शादी सुरेश के साथ तय कर दी। तुमने एक बार भी मेरे दिल के बारे में नहीं सोचा। तब लता ने रो रो कर कहा, माँ तुम और दादी मिलकर बस मामा की धन दौलत हड़पना चाहते थे। तुम्हें पता था सुरेश मामा के इकलौता एक लड़का है और सुरेश कभी भी मामा मामी के आगे नहीं जा सकता, इसलिए तुमने और दादी ने मिलकर प्लान बनाया। दादी कोई बीमार भी नहीं है, दादी हट्टी कट्टी है, खाती पीती है। तुमने और दादी ने मिलकर प्लान बनाया और मुझे यहाँ पर फंसा दिया, बस सुरेश के साथ शादी करने के लिए। और वैसे भी माँ, मुझे पता है मेरे मामा की इतनी प्रॉपर्टी है, उसमें से भी तुम्हें कुछ हक मिल जाता, लेकिन तुम्हारे हक के चलते तुमने मेरा हक छीन लिया। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। और तुम्हें पता है आज ये जो कुछ भी वीडियो में दिख रहा है वो कोई और नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो गरीब है और गरीबी के चलते मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो अपने जैसे ही किसी लड़के के साथ मेरी शादी करवानी थी जिसके पास धन दौलत प्रॉपर्टी पैसा हो, और तुमने उसके चलते मेरी शादी सुरेश के साथ तय करवा दी। लेकिन मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ ना माँ, वो 2 वक्त की रोटी आराम से कमा सकता है, लेकिन इतना है कि मैं और वो मिले बिना रहते नहीं। और आज जो सुरेश ने वीडियो दिखाया वो मेरा होने वाला पति है। उसने और मैंने कोर्ट मैरिज कब की ही कर ली है। मैं तो बस यहाँ पर सुरेश के साथ शादी करके उसे खाने में जहर वहर मिलाकर देकर उसका काम तमाम करके उसके साथ मैं भाग जाने वाली थी। पता है माँ, तुम्हारी वजह से मैं इतना बड़ा कदम उठाने वाली थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो कुछ गलत होने के पहले ही ये सब कुछ सामने आया। उस वक्त सुरेश ने तुरंत ही लता के पास जाकर लता से माफ़ी मांगी और लता से कहा, लता मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त अगर बन जाता, तुम्हारी मैं फीलिंग समझ जाता, तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता था। मुझे माफ़ कर दो लता, लेकिन मैं तुम्हारे इस रिश्ते से हाँ हूँ और तुम्हारी शादी में इस लड़के से खुद अपने बलबूते पर करके देने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम्हारी माँ माने या ना माने। मैंने लता की और उस लड़के की शादी लगवा कर दे दी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी वीरान थी। लता को तो उसके माँ ने और दादी ने माफ़ नहीं किया और मेरे मम्मी पापा ने भी दादी को माफ़ नहीं किया, क्योंकि दादी ने बुआ के साथ मिलकर ये सब कुछ किया था। फिर कुछ ऐसा हुआ, एक दिन मैं मीटिंग के चलते अपने शहर से दूसरे शहर गया था। होटल में बैठकर मैं ड्रिंक ही कर रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा मंजू वेटर के रूप में मेरे सामने आई। मैंने जब मंजू को इस हालत में देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने तुरंत ही जाकर मंजू से माफ़ी मांगी। मैंने मंजू से कहा, मंजू लता की शादी हो गई है। मैंने जैसे तैसे मंजू को मना लिया और मेरी और मंजू की भी शादी हो गई। मेरा और मंजू का बहुत अच्छी तरीके से संसार चल रहा है। मंजू ने अपनी सारी दास्तान सुनाई, लेकिन वो दास्तान सुनने के बाद भी मुझे बहुत बुरा लगा
और फिर दोस्तों हमारी ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो गई और मेरी और मंजू की अब नई कहानी शुरू हो गई है। तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और आपकी जो भी राय है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सुरेश ने लता के साथ जो कुछ भी किया सही किया या गलत किया।